नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 2 नवंबर 2014 रविवार। और ये टॉपिक है कि जो एक्टिविस्ट है, कार्यकर्ता, वो जब किसी ब्रांडेड व्यक्ति के पीछे भागते हैं, सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो या अरविंद गांधी हो या अन्ना हो या पहले जयप्रकाश नारायण थे और बहुत सारे ब्रांडेड लोग थे, तो उससे देश को कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसा तो नहीं कह सकता नुकसान होता है, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। और नुकसान किस सेंस में होता है कि जिस देश के कार्यकर्ता कानून के पीछे जाते हैं और ब्रांडेड आदमी के पीछे नहीं जाते, वो देश आगे निकल जाता है। और फिर थर्ड राउंड में कैसे नुकसान होगा कि जो देश आगे निकल जाता है, वो जो देश पीछे रह जाता है उसको गुलाम बना देता है। तो पहले मैं कहूँगा कार्यकर की गलती किस सेंस में नहीं है कि दुनिया के किसी भी देश में जाओ, भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में। मैं अमेरिका में 9 साल रहा, मतलब अमेरिका में 9 साल, और उसके ड्यूरिंग दैट इंटरवल में कुछ 1.5 साल इंग्लैंड में था। और बहुत सारे देशों के लोगों से मिला। तो करीब करीब हर एक देश का स्टेटस क्या है कि उस देश में 2-3% लोग ही होते हैं जो कि देश की स्थिति सुधारने के लिए कुछ टाइम देते हैं। बाकी 97%, 98% है उनके लिए अपना फैमिली, उनका इंटरटेनमेंट, उनकी कैरियर, उनका पर्सनल बेनिफिट, बस उससे आगे वो ज़्यादा टाइम, उससे ज़्यादा वो कभी 2 घंटे भी हफ्ते में नहीं देते। अब तो कार्यकर्ताओं की संख्या भारत में भी 1-2% है, अमेरिका में भी 1-2% है, ब्रिटेन में भी 1-2% है। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि वो देश हमसे बहुत अच्छा है। फ़र्क कहाँ आता है कि हमारे यहाँ जो 2% कार्यकर्ता है वो किसी ब्रांडेड आदमी के तलाश में रहते हैं और वो दिखे तो उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। जैसे 2011 में सब अन्ना के पीछे भाग रहे थे, बाद में ये नरेंद्र मोदी का और अरविंद गांधी का वेव आया और उसके पीछे पागलों की तरह भागने लगे। 1974 के आसपास, उससे पहले भी, लेकिन 1974 में तीव्र हो गया था कि लोग अंधाधुंध जयप्रकाश नारायण के पीछे भागे थे। और जयप्रकाश नारायण की तो काफ़ी एज हो चुकी थी उस समय, तो उन्होंने अपने अलग अलग लेफ्टिनेंट को, मतलब अपने सरदारों को डेप्यूट किया था, जिनमें से एक थे ये लालू यादव, मुलायम यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, सुशील कुमार मोदी। ये जयप्रकाश नारायण के चेले थे। 1970s की बात कर रहा हूँ, 73, 74 उस टाइम की, 75 उस टाइम की। तो लोग उनको एक तरह का भगवान मानते थे। जैसे 1975 में लालू यादव की वही इमेज थी जो आज अरविंद केजरीवाल है। इसी तरह से अरविंद गांधी है, जो आप तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश में 2007 में वहाँ के चिरंजीवी ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। तो उस समय चिरंजीवी को लोग ऐसा ही सोचते कि ये भी बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छा काम करेगा ये। और 2009 में उसको काफ़ी वोट मिले, काफ़ी एमएलए भी मिले। बाद में क्या, वो कांग्रेस में जुड़ गया। और ये अंधभक्तों की एक खासियत होती है कि वो हमेशा कहते हैं कि बाकी जितने भी अभी तक नेता हुए वो सब फ्लॉप गए। पर फ्लॉप यानी वो बिक गए, ऐसा नहीं कि वो फ्लॉप गए वो तो उनकी कोई गलती नहीं कह सकते, पर वो उनका कलर चेंज हो गया। लेकिन अंधभक्त हमेशा कहता है कि मेरा नेता है वो बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग है। मतलब अब तक में 100 लोग आए, 100 के 100 का कलर चेंज हो गया, लेकिन मेरा जो 101वां है उसका कभी कलर चेंज नहीं होने वाला। और उसका एग्जाम्पल, तो ये बेसिकली एक फ्लॉड थियरी क्यों है कि कानून के ड्राफ्ट को साइडलाइन कर दो और व्यक्ति के पीछे भागो। वो एक फंडामेंटली फ्लॉड थ्योरी है कि जैसे एक कंसेप्ट आता है कि भाई प्रोग्रामर महान या प्रोग्राम महान। कोई कहे प्रोग्रामर महान क्योंकि अंत में प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है। तो भाई प्रोग्रामर पहले प्रोग्राम का कोड तो दे, एक लाइन का कोड नहीं देता, और यदि कोड देता है वो एकदम घटिया देता है, तो फिर वो कैसे अच्छा प्रोग्रामर हो गया। पहले तो प्रोग्राम महान है, उसमें कोई दो डाउट नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम यदि काम कर रहा है तो आप देख सकते हो कि वो काम कर रहा है। तो इसी तरह से कानून का ड्राफ्ट लिखा हुआ है,
अब ड्राफ्ट लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो कि ये ड्राफ्ट काम कर सकता है या नहीं। कम से कम आप अपना दिमाग लगा सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, दो लोगों से पूछ सकते हो। लेकिन कोई नेता कहे कि भाई मैं ड्राफ्ट दूंगा ही नहीं, बस मैं अच्छा नेता हूँ, मैं जिस दिन नेता बनूंगा उस दिन 10 दिन के अंदर या 100 दिन के अंदर सारे अच्छे ड्राफ्ट लिख के दे दूंगा। तो जो नेता कहे कि मैं पीएम सीएम बनने के बाद ही ड्राफ्ट दूंगा, और यदि उससे पहले ड्राफ्ट देता है तो एकदम घटिया ड्राफ्ट देता है। जैसे जो मेरी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बहस होती है, वो कहते हैं कि भाई ये सारे ड्राफ्ट बकवास है। तो मैंने कहा तुम अपने ड्राफ्ट दिखाओ, तो कहे नहीं, जब अरविंद भाई पीएम बनेंगे या दोबारा दिल्ली के सीएम बनेंगे तो रातों रात अच्छे ड्राफ्ट दे देंगे। मैंने कहा उन्होंने एक जन लोकपाल का ड्राफ्ट दिया, वो तो एकदम घटिया था, उसमें राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का उन्होंने प्रोविज़न रखा ही नहीं, मतलब था और निकाल दिया। 2010 में हम एक्टिविस्ट इंटरनेट पे बैठ के जो लोकपाल का ड्राफ्ट बना रहे थे, तब जन लोकपाल वर्ड नहीं था, लोकपाल का ड्राफ्ट बना रहे थे। उनमें से बहुत सारे एक्टिविस्ट को मेरा राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का प्रपोज़ल अच्छा लगा, उन्होंने उसमें ऐड किया, और वो राइट टू रिकॉल जन लोकपाल की यदि जन लोकपाल बिक जाते हैं तो पब्लिक जन लोकपाल को नौकरी से निकाल सके, ये प्रोविज़न पूरा उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। और उनका जो जन लोकपाल का ड्राफ्ट आया उसमें राइट टू रिकॉल जन लोकपाल नहीं था, जूरी सिस्टम नहीं था, वो एकदम घटिया ड्राफ्ट था कि 11 लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंट 11 में से 4 5 6 को खरीद ले तो पूरा इंडिया बिक जाएगा। तो जो आदमी अच्छे कानून का ड्राफ्ट देता नहीं है, 1-2 कानून के ड्राफ्ट दिए वो एकदम घटिया है, तो आप पहले तो बोल कैसे सकते हो कि ये अच्छा आदमी है? क्योंकि पेड मीडिया ने बोल दिया कि वो बहुत अच्छा आदमी है। पेड मीडिया ने तो ये भी बोला था अन्ना बहुत अच्छे आदमी है। कहाँ गए अन्ना? मतलब अन्ना तो वहीं है, ऐसा नहीं है कि अन्ना कहीं धरती छोड़ के मंगल ग्रह पर चले गए, वहीं हैं। लेकिन पेड मीडिया ने उनको कवरेज देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि पेड मीडिया ने अन्ना को कहा कि आप रामदेव जी की बुराई करो और नरेंद्र मोदी की बुराई करो, और नई पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली है उसमें भी आप आगे का रोल लो। तो अन्ना जो रालेगांव सिद्धि में है, वहाँ पे स्वामी रामदेव जी और नरेंद्र मोदी को मानने वाले बहुत लोग हैं। तो अन्ना ने देखा कि यदि मैं इनकी बुराई करूँगा तो रालेगांव सिद्धि में मुझे छोड़ना पड़ेगा, और वो उनकी तैयारी नहीं थी, वो अपना बेस नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए पेड मीडिया ने अन्ना को कवरेज देना बंद कर दिया, तो अन्ना खो गए। कल पेड मीडिया है वो ये जितने भी लीडर है, अरविंद भाई है या इवन नरेंद्र मोदी है, पेड मीडिया उनको कवरेज देना बंद कर देगा तो ये सब इस तरह से गायब हो जाएंगे जैसे अन्ना गायब हो गए। और इस तरह से एक और एग्जाम्पल दूँ कि 1990 से लेकर 1998 तक आरएसएस के बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी के अंधभक्त थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब गिनाते थे। इतने ढोल नगाड़े बजते थे उनके अंधभक्ति के, मेरे जैसा आदमी भी बेवकूफ़ बन गया, मतलब कन्विंस हो गया या बेवकूफ़ बन गया कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो बाकी कुछ करे ना करे बांग्लादेशियों को भगा देंगे। मतलब मैं 1998 में सचमुच में ये मानने लगा था कि भाई ये आदमी करप्शन तो दूर नहीं करने वाले, कोई बहुत ज़्यादा सेना को मजबूत करेंगे ऐसा भी नहीं होने वाला, बाकी सारे जूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल, ये कानून भी नहीं लाए। लेकिन मैं भी ये मानने लगा था उनके प्रचार में प्रभाव में आके कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो बांग्लादेशियों को भगा देंगे। और उनके अंधभक्त तो मानते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाए तो अहमदाबाद का नाम कर्णावती हो जाएगा। ये उस दिन बहुत बड़ा मुद्दा था, ये 90s की बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय। जितने भी बीजेपी के नेता थे अहमदाबाद के, गुजरात के, हर एक ने अपनी स्पीच में बोला है कि जिस दिन उनकी सरकार आएगी केंद्र में, वो अहमदाबाद का नाम कर्णावती करेंगे। और आर्टिकल 370 हट जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, गौ हत्या पे पूरे इंडिया में बैन लग जाएगा, बांग्लादेशियों को निकाल देंगे। काले धन का मुद्दा उस समय नहीं था, 1999 की बात कर रहा हूँ। और वाजपेयी ने क्या एक अच्छा काम किया
एक अच्छा काम किया जिसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने पोखरण 2 का एक्सप्लोजन किया। लेकिन उसके बाद देखो तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ ही कॉम्प्रोमाइज़ थी कि अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनी को एफडीआई दे दिया, आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि, उस समय राम जन्मभूमि सबसे बड़ा मुद्दा था, सॉरी मैं भूल गया, उस समय राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ का मंदिर, ये 3 बहुत बड़े मुद्दे थे। और वाजपेयी के अंधभक्त कहते थे कि ये एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाए, ये तीनों मंदिर बन जाएंगे, और तीनों में से एक भी मंदिर नहीं बना। यहाँ तक कि कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का तो मुद्दा ही गायब हो गया, और वाजपेयी ने मुद्दा दफना दिया। वाजपेयी ने ऑर्डर दिया था विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कि आज के बाद ये काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा कोई नहीं उठाएगा। तो आज ये परिस्थिति है कि उनके जो कार्यकर्ता है, यंग कार्यकर्ता है बीजेपी के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के, उनको ये कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के मंदिर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और बाकी एक भी काम नहीं हुआ। तो बस ये है कि कांग्रेस की सरकार जितनी खराब थी उससे एक थोड़ी कम खराब सरकार मिली। लेकिन पेटेंट का कानून पास कर दिया, वो 2 राउंड में पास हुआ। सेकंड राउंड तो मनमोहन सिंह की सरकार ने 2005 में पास किया, लेकिन पहला जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट के से रिलेटेड कानून था वो वाजपेयी की गवर्नमेंट ने पास किया था। तो इस तरह से अंधभक्ति, व्यक्ति पूजा से, और जो हमेशा व्यक्ति पूजा का करने वाला संगठन होता है वो हमेशा यही सोचता है कि हम व्यक्ति पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति महान है, वो किसी महान आदर्श के लिए काम कर रहा है। तो भाई वो आप आदर्श जो है उस आदर्श को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ तो कानून लाने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ा है कि एक भी कानून लाए भी आना, ये सारे आदर्श इम्प्लीमेंट कर दो कि आर्टिकल 370 हटाना, चलो उसके लिए तो एक लाइन का कानून है। लेकिन यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो उसका कानून तो 50 पेज में जाएगा कि वो कानून क्या होगा। और बांग्लादेशियों को निकालना है तो बांग्लादेशियों के सर पे तो नहीं लिखा कि मैं बांग्लादेशी हूँ, पूरी प्रोसीजर कोड तो होगी कि कैसे पता लगाओगे कि ये आदमी है वो जेन्युइन इंडियन नहीं है और सचमुच बांग्लादेशी है, तो उसका प्रोसीजर कोड क्या होगा। फिर इसी तरह से कोई कहता है कि वो पूरे गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट में, पुलिस से लेके कोऑपरेटिव हाउसिंग से लेके जितने भी डिपार्टमेंट है सब में करप्शन दूर करेगा, तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो अलग ड्राफ्ट लाना पड़ेगा। यदि कोई संगठन कहता है कि ड्राफ्ट जरूरी नहीं है, सिर्फ आदमी जरूरी है, या तो ये आदमी आएगा रातों रात ड्राफ्ट आ जाएगा, तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। और यदि रातों रात ड्राफ्ट आने वाले थे 10 दिन के अंदर, तो अरविंद भाई तो 60 दिन तक मुख्यमंत्री रहे, 55 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का ड्राफ्ट नहीं निकाला। एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। चलो पुलिस के लिए उनको छोड़ दो, क्योंकि जो दिल्ली की पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और सेंटर के अंडर में ही रहनी चाहिए। पर जो जल बोर्ड में करप्शन है वो कम करने के लिए कोई ड्राफ्ट नहीं निकाला। उन्होंने बोला कि इतने लीटर पानी फ्री मरेगा। अरे भाई मीटर होगा तो फ्री मिलेगा ना। 40% पॉपुलेशन है, उनको तो टैंकरों से पानी मिलता है, तो उनको कैसे हर महीने 20,000 लीटर पानी फ्री में मिलेगा। इसलिए ये सरधड़ बिना की बातें हैं। और यदि ड्राफ्ट दिया होता तो पहले ड्राफ्ट पढ़ के तीसरी लाइन में ही पता चल जाता कि ये बिना सरधड़ की बातें हैं और बकवास बातें हैं, और इसीलिए उन्होंने आखिर तक ड्राफ्ट नहीं दिया। और उनका जो जन लोकपाल का ड्राफ्ट है जो दिल्ली की असेंबली में रखा था, मैंने पढ़ा है, उसके 40-45 पेज का ड्राफ्ट था, वो भी एकदम सर से पाँव तक घटिया था। वो आता उससे 2% भी करप्शन कम नहीं होता। मतलब 5-10 लोगों की कमेटी बिठा दी, मतलब वो कमेटी, मतलब ऐसा क्या कमेटी के मेंबरों में जादू है कि वो करप्शन कम कर देंगे। और यदि है तो जितने जन लोकपाल के पास पावर है वो सारे पावर चीफ मिनिस्टर के पास है, करना शुरू करे दूसरे दिन। फिर इसी तरह से जो बीजेपी के अंधभक्त थे, आरएसएस के अंधभक्त थे, या सोनिया गांधी के अंधभक्त थे। मतलब सोनिया गांधी के अंधभक्तों में बताऊं कि मुझे कुछ मिले हैं नमूने, जो कि प्रियंका गांधी के अंधभक्त है। वो कहते हैं कि भारत के प्रॉब्लम तभी सॉल्व होंगे जब प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आएगी और प्रधानमंत्री बनेगी, और वो प्रधानमंत्री बनेगी तो 100, 200, 500 दिन में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और इस अंधभक्ति का इलाज भी नहीं है ना कि मतलब सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं वो लोग कि भाई प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए।
तो कहा कि भाई ऐसा कैसे आदमी है कि इनको पॉलिटिक्स में लाने के लिए सिग्नेचर कैंपेन चला रहा है, किसी ने उनको रोक रखा है, किसी ने उनको जेल में बंद कर रखा है कि इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनको इलेक्शन लड़ने की छूट है, क्यों नहीं लड़ रहे इलेक्शन यदि लड़ना होता। और वही क्वेश्चन मैं फाइनली रखता हूँ कि भाई वो पीएम बनेंगी प्रियंका गांधी, तो ऐसे कौन से कानून लाएगी कि जिससे प्रॉब्लम कम होंगे? वो कौन सा कानून लाएगी कि जिससे एफडीआई कम हो, हमारी एफडीआई पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो? वो आएगी तो फिर से किसी मनमोहन सिंह जैसे चमचे को प्रधानमंत्री बना देगी, या तो खुद प्रधानमंत्री बनेगी। तो कानून का ड्राफ्ट तो दिखाओ। तो वही तर्क आता है उनकी ओर से कि कानून का ड्राफ्ट वो कोई ज़रूरी नहीं है, बस वो प्रधानमंत्री बन जाए सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और आज से 200 दिन पहले नरेंद्र मोदी के अंतभक्त भी यही बात करते थे कि नरेंद्र मोदी एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाए, गौ हत्या बंद हो जाएगी, लव जिहाद खत्म हो जाएगा, आर्टिकल 370 दूर हो जाएगा। तो मैंने कहा वाजपेयी के टाइम क्यों नहीं हुआ? तो कि वाजपेयी के पास 273 एमपी नहीं थे, अब बीजेपी के पास 285 एमपी है। तो अब बहाना है कि भाई राज्यसभा में उनके पास एमपी नहीं है। भाई राज्यसभा नहीं है तो जॉइंट सेशन मिला के बहुत सारे कानून तो पास करा सकते हैं। और जो कानून पास किया वही देख लो ना, एक जुडिशियल रिफॉर्म्स का कानून पास किया तो कानून कितना दोगला है, कानून कितना कमज़ोर है कि जापान जैसे देश में जब कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो 10 साल के बाद उस पर सिटीजन्स रिव्यू आता है। यानी कि बैलेट पेपर में एक बटन होता है, मैं उनका वहाँ पे बैलेट पेपर है, सॉरी ईवीएम नहीं है, बटन नहीं है, बैलेट पेपर में एक सेक्शन होता है कि इस जज को नौकरी में चालू रखना है या निकाल दे। और यदि मेजोरिटी लोग कहे कि इस मैजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट जज को नौकरी से निकाल दो तो उसकी नौकरी ख़त्म हो जाती है। इसको सिटीजन्स रिव्यू ओवर जुडिशरी बोलते हैं। मतलब जज की अपॉइंटमेंट है वो लॉ मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है जापान में सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट। उसके नीचे जो पूरा कैडर है वो रिटर्न एग्जाम और प्रमोशन से आता है। मैजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज है, उसके ऊपर हाई कोर्ट जज है, वहाँ पे भी 3 या 4 लेवल है जुडिशरी के। तो उनकी अपॉइंटमेंट है वो रिटर्न एग्जाम से होती है अधिकतर केस में, और बाकी जो प्रमोशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज डिसाइड करते हैं। लेकिन जो भी आदमी जज बन के आता है, मैजिस्ट्रेट हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसके 5 साल बाद 7 साल बाद एक बैलेट पेपर पे क्वेश्चन आता है कि इस आदमी को नौकरी में चालू रखना या नौकरी से निकाल दे। और यदि मेजोरिटी सिटीज़न कहे कि नौकरी से निकाल दो तो उसकी नौकरी ख़त्म होती है। सिटीजन और जापान में आज तक कभी हुआ नहीं है, क्योंकि जज अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। जज को पता है कि उसके ऊपर लटकती तलवार है, जज को पता है कि मिनिस्टर उसको नौकरी से नहीं निकाल सकता, जज को पता है कि जापान का एम्परर उसको नौकरी से नहीं निकाल सकता, लेकिन उसको पता है कि लोग उसको नौकरी से निकाल सकते हैं। तो वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है, इसलिए कभी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी जो नरेंद्र मोदी ने जुडिशियल रिफॉर्म्स का कानून पास किया तो उसमें कोई सिटीजन्स रिव्यू का फॉर्मूला उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने नागरिकों को बताया भी नहीं कि भाई जापान में सिटीजन्स रिव्यू ओवर जुडिशरी है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो बताते तो मतलब बीजेपी के एमपी खुद नहीं चाहते कि इस तरह का जुडिशियल रिव्यू, अरे सॉरी सिटीजन्स रिव्यू ओवर जुडिशरी आए। उनको बस जुडिशरी में जो लूट चल रही है उसका 50% हिस्सा चाहिए। तो फॉर्मूला फाइनली क्या रखा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के 3 जज मिलके सारा अपॉइंटमेंट करते हैं। अभी फॉर्मूला क्या आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज आएंगे और साथ में प्रधानमंत्री के 3 नॉमिनी आएंगे। तो भाई प्रधानमंत्री के 3 नॉमिनी आएंगे, वो किसने कहा कि विदेशी के एजेंट नहीं बन जाएंगे? मतलब उनके कोई भगवान ने लिख के रखा है उनके हाथ पे या फोरहेड के कि ये आदमी 5 साल तक ईमानदार रहने वाला है या 5 साल तक वो विदेशों का एजेंट नहीं बन जाएगा। तो उनका कानून जो है वो पूरा दोगला कानून है। और ये दोगला कानून पास क्यों हुआ? क्योंकि जो अंधभक्त नरेंद्र मोदी जी का प्रचार कर रहे थे इलेक्शन से पहले, उन्होंने ड्राफ्ट मांगा नहीं। यदि उन्होंने ड्राफ्ट मांगा होता कि भाई जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए जो भी कानून जरूरी उसका ड्राफ्ट हमें आज और अभी दो, तो वो ड्राफ्ट देते तो तुरंत पता लग जाता कि ये तो एकदम 3rd क्लास ड्राफ्ट है। और अच्छा ड्राफ्ट देते तो वो ड्राफ्ट उनको पास करना पड़ता, तो देश में सचमुच जुडिशियल रिफॉर्म्स हो जाते हैं, थोड़ा जुडिशरी में क्वालिटेटिव परिवर्तन आ जाता। तो इस तरह से जो उन्होंने ड्राफ्ट नहीं मांगा और ब्रांड नेम के पीछे भाग गए, वो गलती का परिणाम क्या हुआ कि देश के अदालत आज भी वही दलदल में धंसे हुए हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ज्ञातिवाद, वही दलदल में जो पहले था उसी दलदल में आज धंसे हुए हैं।
और अंत में क्या होता है कि जब व्यक्ति के पीछे भागते हो तो जीत किसकी होती है? पेड मीडिया की जीत होती है, मतलब पेड मीडिया के मालिकों की। क्योंकि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन व्यक्ति बुरा है वो अंत में पेड मीडिया डिसाइड करेगा। आप एक्टिविस्ट जिस व्यक्ति के संपर्क में आते हो उसका इवोल्यूशन आप खुद कर सकते हो, उसके लिए पेड मीडिया की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस आदमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आया, जिस व्यक्ति को आप अखबार या टीवी के माध्यम से देख रहे हो, तो उसमें जो सचमुच अच्छे आदमी होंगे जो कि विदेशियों के हितों के खिलाफ है या भारत के जो निकृष्ट धनपति है, सारे अमीर आदमी बुरे होते हैं ऐसा नहीं कहता, कुछ अच्छे भी होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन कुछ निकृष्ट भी होते हैं। जैसे आईएएस आईपीएस में जितने धनी हैं वो निकृष्ट धनी है, जो मिनिस्टरों में जो धनी है वो सब निकृष्ट धनी है। तो जो अच्छे लोग होंगे उनका फ़ोटो ही आप तक नहीं पहुंचाएगा पेड मीडिया। मतलब आप तो पेड मीडिया में जो 4, 5, 10 फोटो आए उनमें से एक को सिलेक्ट करोगे कि कौन अच्छा आदमी है या कौन कम बुरा आदमी है। यदि ये आपकी स्ट्रैटेजी रही तो आप अच्छे आदमी तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि पेड मीडिया अच्छे आदमी का फ़ोटो आप तक पहुँचाएगा ही नहीं। तो जो ब्रांड नेम ढूंढने की जो लालसा है वो अपने आप एक्टिविस्ट को 100, 200, 10,000 ग्रुप में डिवाइड कर देती है, क्योंकि हर एक एक्टिविस्ट 100-200 लोगों को जानता है। जो सीनियर आदमी होते हैं वो 1000-2000 लोगों तक पहुंच पाएगा। यानी मैं अच्छा आदमी हूं तो मैं पर्सनली अपना प्रचार शुरू करूं तो मैं सिर्फ 2000-10,000 लोगों तक पहुंच पाऊंगा। अब मुझे लाखों लोगों तक पहुंचना है तो मुझे पेड मीडिया का सहारा लेने पड़ेगा। तो पेड मीडिया की सारी कंडीशन को मुझे मानना पड़ेगा। क्या कि वेल्थ टैक्स को फाड़ के फेंक दो, राइट टू रिकॉल को फाड़ के फेंक दो, राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट फाड़ के फेंक दो, सिर्फ राइट टू रिकॉल की बात हवा में करो जो अरविंद गांधी कर रहे हैं। अभी तक 3-3.5 साल हुए उनको राइट टू रिकॉल की बात की, अभी तक उन्होंने राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट नहीं दिया। क्योंकि राइट टू रिकॉल का यदि अच्छा ड्राफ्ट दिया तो पेड मीडिया उनका कवरेज बंद कर देगा, और राइट टू रिकॉल का घटिया ड्राफ्ट दिया तो एक्टिविस्ट के सामने बेचारे एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए अभी तक उन्होंने राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट नहीं दिया, और राइट टू रिकॉल की गाड़ी उन्होंने इस तरह से पंचर कर दी पूरी, क्योंकि बिना ड्राफ्ट के गाड़ी कैसे आगे बढ़ सकती है। तो आप कार्यकर्ता यदि ब्रांड नेम वाले व्यक्ति के पीछे भागोगे तो परिणाम उसका ये आएगा कि जो ब्रांड नेम आपके पास आएगा वो कॉम्प्रोमाइज ब्रांड नेम ही आएगा, क्योंकि उसी ब्रांड नेम को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिसको पेड मीडिया आशीर्वाद दे, और पेड मीडिया है वो कॉम्प्रोमाइज ब्रांड नेम को ही आशीर्वाद देगा। तो इससे आप देश में अच्छे कानून लाने की जो आपकी ख्वाहिश है वो कभी पूरी नहीं होगी। अब मैं आपका दोष नहीं निकाल सकता, क्योंकि 98% लोग तो कुछ नहीं कर रहे, ना वो अच्छे कानून का प्रचार कर रहे हैं ना अच्छे आदमी का प्रचार कर रहे हैं। तो उसकी तुलना में आप कुछ कर रहे हो, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हो वो ज़ीरो क्यों है? क्योंकि उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। अब नुकसान किस सेंस में है कि देश में, पूरी दुनिया में कुछ ऐसे देश है जहाँ पे कार्यकर्ता है वो व्यक्ति के पीछे नहीं भाग रहे, वो अच्छे कानूनों को देखते हैं कि भाई ये कानून अच्छा है, ये हमें देश में लाना है। जैसे कि 1780 में अमेरिका की जो क्रांति हुई 1770 में, 1770 में, तो वो इसलिए नहीं थी कि थॉमस जेफरसन महान आदमी है, हमको थॉमस जेफरसन को प्राइम मिनिस्टर बनाना है या प्रेसिडेंट बनाना है। उस समय के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई हमें अमेरिका में ज्यूरी सिस्टम चाहिए, और जो ब्रिटेन का एम्परर है जो कि उस समय अमेरिका का शासक था वो ज्यूरी सिस्टम नहीं रखना चाहता, इसलिए हम उसका शासन हटा देंगे। मतलब दे वर कमिटेड टू ज्यूरी सिस्टम, और ये कि भाई हमको हमारे एमपी यानी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने हैं, जबकि अंग्रेज का राजा इलेक्शन के खिलाफ था, इसलिए हमें इलेक्शन का कानून चाहिए, इसलिए हम ये इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ेंगे, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कहते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक उनके दिमाग में कुछ कानून थे, ज्यूरी सिस्टम है, इलेक्शन है, और उसके लिए लड़े थे। और उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन और थॉमस जेफरसन वगैरह नेता के स्वरूप में उभरे। ऐसा नहीं था कि पहले उन्होंने नेता डिसाइड किया और फिर नेता ने एजेंडा डिसाइड किया, इस तरह से नहीं था। और उसकी वजह से वो देश आगे बढ़ गया। आज भी अमेरिका का एक्टिविज़म है वो काफ़ी लॉ बेस्ड एक्टिविज़म है, पर्सन बेस्ड एक्टिविज़म नहीं है। तो वो देश हमसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे, और आगे निकल जाएंगे तो फिर हमें उनका गुलाम बनने की नौबत आएगी। और थोड़ा थोड़ा
आज खुद देख सकते हो कि विदेशी कंपनियों को कोयले में माइनिंग करने की छूट देनी पड़ी। क्यों छूट देनी पड़ी? क्योंकि वो देश इतना पावरफुल है, पूरा मीडिया उसके अंडर में है, वो प्रधानमंत्री को धमका सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर को धमका सकता है कि हमें कोयले की खानों में आने की छूट दो वरना हम तुम्हारी सरकार उखाड़ के फेंक देंगे। इसी तरह से चाइना लद्दाख में घुस आया और लद्दाख में से निकल गया तो हम खुश हो रहे हैं कि देखो हमने लद्दाख में आए थे और उनको भगा दिया। लेकिन वो लद्दाख में आए क्यों थे? क्योंकि सोलार पैनल पे एंटी डंपिंग ड्यूटी थी। आप गूगल करो सोलार पैनल एंटी डंपिंग ड्यूटी, आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। सोलार पैनल से एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाई, उसके 15 दिन बाद चीन के सैनिक लद्दाख छोड़ के गए। वो लद्दाख में आए थे इसलिए, लद्दाख में ऐसा नहीं था कि लद्दाख में आके उनको खेती करनी थी, या लद्दाख में कोई पानी था और पानी ले चुराने आए थे, या लद्दाख में कोई सोने की खान है और वो उसमें से सोना निकालने आए थे। लद्दाख में उनका इंटरेस्ट सेकेंडरी है, टर्शियरी है। वो लद्दाख में आए थे क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी हटानी थी, भारत सरकार को एंटी डंपिंग ड्यूटी हटानी पड़ी। एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाई, उसके बाद वो 15 दिन 20 दिन बाद वो चले गए। तो क्यों? क्योंकि चाइना में अमेरिका से चीन बहुत पीछे है, काफ़ी पीछे है, लेकिन वहाँ व्यक्ति पूजा कम है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग देखते हैं कि कौन सा कानून अच्छा है, कौन सा कानून बुरा है। और इसीलिए चीन में जूरी सिस्टम आई। चाइना की जुडिशरी भारत से काफ़ी कम करप्ट थी। कम करप्ट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता, वहाँ पे सारा रिक्रूटमेंट रिटर्न एग्ज़ाम से होता है। 12th पास लड़का भी जुडिशरी की रिटर्न एग्ज़ाम दे सकता है, और यदि वो अपना मेरिट प्रूव कर दे कि भाई जज बनने का मेरिट उसमें है, तो उसमें 5 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसके बाद 1-2 साल उसकी अप्रेंटिसशिप होती है, और 5-7 साल बाद वो जज बनता है। तो और वहाँ पे जज की संख्या 2 लाख है, यहाँ पे 20,000 है। तो इस हिसाब से चाइना की जुडिशरी हमसे काफ़ी एफिशिएंट थी, लेकिन अमेरिका के तुलना में काफ़ी ख़राब है, क्योंकि अमेरिका में जूरी सिस्टम है और अमेरिका में इलेक्टेड जज है, अमेरिका में राइट टू रिकॉल जज है। लेकिन जब उन्होंने जुडिशरी के करप्शन का प्रॉब्लम देखा तो उन्होंने किसी व्यक्ति पूजा के पीछे नहीं भागे वो लोग कि एक व्यक्ति आएगा और वो जज के जुडिशरी में से करप्शन दूर कर देगा। उन्होंने इस प्रॉब्लम को साइंटिफिकली स्टडी किया, दूसरे कंट्री से कंपेयर करना शुरू किया, तो अपने आप जूरी सिस्टम की बात उभर के आ गई। और जूरी सिस्टम की बात उभर के आ गई। चाइना में अब धीरे धीरे जूरी सिस्टम आ रहा है, वहाँ की अदालतें हमसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, अदालतें बेहतर हो जाएगी तो फैक्ट्रियाँ ज़्यादा चलेगी, वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो हथियार ज़्यादा बनाएगा, हथियार ज़्यादा बनाएगा तो हमें उसकी सेना से डरना पड़ेगा। अब सोलार पैनल पे एंटी डंपिंग ड्यूटी हटानी पड़ी, उससे क्या हुआ कि भारत में जो सोलार पैनल का उद्योग, सोलार पैनल मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग खड़ा हो सकता था, वो खड़ा हो उसके पहले ही उसकी टांगें कट गई। और अब चाइना की सोलार पैनल है वो इंडिया की मार्केट को वैसे ही टेक ओवर करके रखा था, जो थोड़ी बहुत आशा थी वो भी ख़त्म हो गई। और उसका मुख्य कारण है कि हमारे एक्टिविस्ट पिछले 60 साल से, ऐसा नहीं है कि आज से, 60 साल से व्यक्तियों के पीछे भागते हैं, कानून का ड्राफ्ट नहीं पढ़ते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नेताओं को या जो जूनियर नेता उनसे मिलिए, उनको कहिए कि भाई ये कानून अच्छा है और इस कानून को मैनिफेस्टो में डालिए या इस कानून का प्रचार कीजिए, पब्लिकली लोगों को कहिए कि कम से कम इस कानून को पढ़ना शुरू करें। और वो जब उस कानून को दरकिनारा करेंगे तो उसका असली रूप आपके सामने आएगा। जैसे जूरी सिस्टम, तो जितने लोगों ने जूरी सिस्टम का कंसेप्ट अरविंद गांधी के सामने रखा, वो लोग मुझे आके कहते हैं कि अरविंद गांधी कहते हैं कि ये सारे जूरी सिस्टम सब बकवास है, पहले हमारी पार्टी की 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट में आनी चाहिए। मतलब वो सीधा फोकस है, अच्छे कानून पे 2% भी फोकस जाता हो तो वो फोकस खींच के वापस अपने ऊपर ले आते हैं कि नहीं सारी लाइटें मेरे पे होनी चाहिए, सारा फोकस मुझ पे होना चाहिए, एक मैं ही तारनहार हूँ, मैं और मेरी पार्टी। पर मेरी पार्टी यानी क्या, वही डिसाइड करते हैं पार्टी में, अंत में तो वो 5 लोगों का ग्रुप है, वही सब डिसाइड करता है। सारी पार्टियों में ऐसा है, जैसे कांग्रेस में सोनिया गांधी है वो सब डिसाइड करती है, नरेंद्र मोदी में 4-5 लोग हैं वो सब डिसाइड करते हैं, ये शरद पवार की पार्टी है तो उसमें शरद पवार है, उसका भतीजा है, उसकी बेटी है, उसका दामाद है, मतलब वही 3-4 लोग हैं। शिवसेना में जाओ
तो वहाँ बाल ठाकरे थे, बाल ठाकरे नहीं है, तो आज राज ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे उनका। तो हर एक पार्टी में एंड में क्या होता है, वो 3-4 लोगों की कठपुतली बन के रह जाते हैं। दिखाने के लिए पूरी कैडर होती है, दिखाने के लिए पूरी हायरार्की होती है, पर हायरार्की में तहसील से लेके तुम जिले तक जाओगे तो आपको हर एक आदमी ये कहेगा कि हाई कमांड जो बोलेंगे वो करेंगे। और हाई कमांड कौन है? 3 या 4 लोग हाई कमांड होते हैं। तो इस प्रकार के संगठन में आप अच्छे कानून की बात का प्रचार करो, वो संगठन ही आपको संगठन से निकाल देगा। मैं नहीं कह रहा कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दो या बीजेपी छोड़ दो या कांग्रेस छोड़ दो। आप कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल, MRCM, TCP, वेल टैक्स, वैट का कानून हटाना चाहिए, GST का कानून नहीं आने देना चाहिए, एक्साइज का कानून हटा देना चाहिए। ये सारे दरखास्तों पे प्रचार करना शुरू करो। इस संगठन के नेता ही आपको संगठन में से निकाल देंगे। तो और इससे आप अच्छे कानून पे ज़्यादा प्रचार कर पाओगे, तो मेरे ख्याल से देश की जो दलदल में फंसा हुआ है उसको निकालने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। धन्यवाद।